दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक जाति सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। आज G7 को कौन पूछता है, संजय राउत बोले कनाडा की संसद में पीएम मोदी का हुआ अपमान। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट को लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी ने वर्दी में दी अंतिम विदाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है। तो खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक जाति सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और 2015 के जाति सर्वेक्षण की पुनर्गणना के माध्यम से राजनीतिक कवर अप का प्रयास करने का आरोप लगाया। भारत को 2014 में एक कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने का कारण कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करना और उनका विश्वास तोड़ना था। उन्हें जवाब देना चाहिए कि 165 करोड़ रुपए कैसे खर्च किया जाए, जबकि कांग्रेस अब खुद उस डेटा की सटीकता पर सवाल उठा रहे। उस खर्च की जिम्मेदारी कौन ले गई, या तो वे बस यात्रा कर रहे थे जैसा कि वे अक्सर करते हैं। यादव का बयान। जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय भूपेंद्र जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, आज पत्रकार वार्ता में अपना विषय में प्रारंभ करूं, उससे पहले विगत दिनों अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी विमान के क्रैश होने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री विजय रूपाणी जी, उस विमान में यात्रा कर रहे यात्रीगण, उस विमान में कार्य कर रहे विमान के क्रू के मेंबरगण और इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मेडिकल कॉलेज के जो विद्यार्थी और स्टाफ जिनकी मृत्यु हुई, उनके प्रति प्रारंभ में अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और पूरा देश भी उन परिवारों के साथ इस दुख के और शोक के समय में उनके साथ है। तो मैं उसी श्रद्धांजलि से अपनी ये पत्रकार वार्ता शुरू करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को साइप्रस में उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडुलिफिडोस से ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के गौरव के स्तर पे उनके योगदान के लिए आज ये उनको सम्मान मिला है। और हम सब के लिए भी एक खुशी, गौरव का क्षण है कि ये उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23वां ये सम्मान मिला है। हम निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। मित्रों, मैं अब पत्रकार वार्ता के विषय पर आता हूं। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती
तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे है। और मंडल आयोग की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वीकार किया, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जस्टिस पांड्यन ने जजमेंट लिखा, तो ओबीसी कमीशन को भी टीथलेस बनाने का काम, उसको दंतविहीन बनाने का काम, उसको कमजोर बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है 2012 में मैं पहली बार राज्यसभा का सदस्य बना था। कांग्रेस के आंध्र के सदस्य होते थे, वो सब कहा करते थे ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कांग्रेस ने बनाया है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वो संवैधानिक दर्जा देने का काम भी तभी संभव हुआ जब देश से कांग्रेस गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। तो आदमी को उसके इतिहास से तो कभी मुक्ति मिलती नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी कांग्रेस की कथनी और करनी वैसी ही है। सबसे ताजा उदाहरण जिसके लिए मैं ये पत्रकार वार्ता कर रहा हूं, अभी मैंने भूमिका ही रखी है, वो कर्नाटक का है। मैं पृष्ठभूमि और भूमिका इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का सर्वे तथाकथित उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है
कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और 2014 में हिंदुस्तान के फ्रेजाइल इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि टैक्स पेयर की मनी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके ट्रस्ट को खोया। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले ही अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट 2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं। तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। कांग्रेस अपने इतिहास के उसी रास्ते पे चल रही है और ये कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। मैंने तो कुछ दिनों पहले एक इंडियन एक्सप्रेस का जवाब भी दिया था जिस तरह के झूठ उन्होंने लिखे थे। और कांग्रेस ने तो वहां पे मुस्लिम आरक्षण को भी 4% से 8% कर दिया, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। तो उनकी ये जो कम्युनल अपीजमेंट की, जो सोशल जस्टिस के ऊपर राजनीति है, वो उजागर हुई है। फिर कांग्रेस बहुत तेलंगाना का टेम्पलेट करती है। ये हिंदुस्तान में ओबीसी रिजर्वेशन तो न्यूट्रल रिजर्वेशन है, फिर तेलंगाना में हिंदू बीसी और मुस्लिम बीसी कैसे आते हैं भाई? इसका मतलब डिवाइड एंड रूल करो की तो राजनीति ये इनकी है। फिर जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज का, तो वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे होगा या कांग्रेस नेताओं की विल के आधार पे होगा? मुझे तो आश्चर्य हुआ। जैसे आरक्षण के मामले में कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसे इनका सरकार चलाने का भी एक इतिहास रहा है। जब यूपीए की सरकार चलती थी तो ये कहा जाता था कि सरकार यूपीए के प्रधानमंत्री के निर्देश पे नहीं चलती, कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बेस पे चलती है। अब जो सिद्धारामैया जी कह रहे हैं कि यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, हाईकमान का निर्देश है, तो कांग्रेस को फिर वहां भी कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चला रही है? या आपकी कैबिनेट का निर्देश नहीं है, आपका ऊपर से निर्देश है? तो इसका मतलब तो कांग्रेस फिर संविधानेतर संस्थाओं को चलाकर इस देश के संविधान का अपमान कर रही है। आपके मुख्यमंत्री का एडमिशन है, किसी और का एडमिशन नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कौन है भाई? जो ओबीसी को आरक्षण नहीं लेने देता,
जो कास्ट सर जो 165 करोड़ रुपए पे किसके निर्देश पे हो रहा था फिर ये? और मुझे ये लगता है कि ये सर्वे जो है ये डिजिटल इंक्लूजन वर्सेस डिजिटल डिस्पैरिटी को दर्शा रहा है। क्योंकि डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट अलग है, वो कह रहे हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, वो इसके इंप्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो खुद ही वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हाउ विल ऑनलाइन एनरोलमेंट एंश्योर एक्यूरेसी फॉर कम्युनिटीज विथ लिमिटेड डिजिटल एक्सेस। फिर अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है। अभी तो एक अखबार में भी छपा था कि ये जो काम आप 2015 से नहीं कर पाए 90 दिन में कैसे कर दोगे, उसमें कौन सी क्रांति आ जाएगी। फिर फंडामेंटल गैप भी कांग्रेस के रिपोर्ट में आए हैं और इसलिए मेरा ये साफ साफ प्रश्न है, पहला कि कर्नाटक सरकार ने पिछले जाति सर्वेक्षण पर सरकारी खजाने से करीब 165 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसमें इतनी गलतियां थी कि यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई और अब फिर से जाति सर्वेक्षण कराने की कांग्रेस ने घोषणा करी है। सरकारी खजाने के इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने नए जाति सर्वेक्षण पर कहा, यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, यह पार्टी हाईकमान का निर्देश है। तो वहां पे कोई नई नेशनल कोई एडवाइजरी काउंसिल है जो मुख्यमंत्री की ऐसी बेचारगी है? फिर मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए केवल शफुगा था। मेरा प्रश्न है, विधानसभा और लोकसभा में जाति जनगणना के सर्वे वाली कांग्रेस का ये यू टर्न क्यों हो गया? आपकी ईमानदारी कहाँ है? आपकी ऑनेस्टी कहाँ है? आपका सामाजिक न्याय का कमिटमेंट कहाँ है? और मैं तो ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पिछले जाति सर्वे में तुष्टीकरण के आरोपों के दबाव में यू टर्न ले रही? क्योंकि पिछले सर्वे में कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे बड़ा वर्ग बताया 18%, जबकि 2015 में तो 12% ही थे। और मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी 2B के वर्ग में रखा। इतना ही नहीं, श्रेणी 2B का आरक्षण 4% से 8% बढ़ाने की सिफारिश की है। और वोकालिंगा और लिंगायत की आबादी को भी जानबूझकर सर्वे में ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया। और इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की ये राजनीति फिर उजागर हुई है कि इनका ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, ये इनका केवल एक राजनीतिक ढिंढोरा है जिसको जनता पूरे अच्छे तरीके से पहचान गया है। और इसने इस बात को दर्शाया है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह समाज का बंटवारा करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है। और ये तो पुराना इतिहास रहा है कि इन्होंने तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी इसी प्रकार से दबाव में बनाया है। मैं मानता हूं कि एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के अपने सैद्धांतिक और दार्शनिक मत को लेकर प्रतिबद्धता के साथ चल रही है। और आज जो कांग्रेस का भांडाफोड़ हो रहा है, जो उनकी सोच और उनकी कार्यपद्धति में बंटवारा नजर आ रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। और सच्चाई ये है
कि कांग्रेस ने ना अपने राज में कभी ओबीसी को न्याय दिया, ना आगे कभी देगी। उनके लिए ओबीसी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना एक नारा है और हमारे लिए ये हकीकत और प्रतिबद्धता का विषय है। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है संजय शर्मा। वो तो खुद ही अपने सर्वे से भाग गए, उनसे पूछो जी। ऐश्वर्या पालीवाल। ऑपोजिशन अब ये कह रहा है कि उनकी डिमांड थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कास्ट सेंसस अब करवा रही है और ये भी कहते हैं कि आगे जाकर हमने जो भी किया है पूरी तैयारी के साथ किया है, समाज के सभी वर्गों को तैयार करके किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है कभी। मोहित भट्ट। सर, कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है, पहले भी जब कास्ट सेंसस की बात आई थी, राहुल गांधी को क्रेडिट देती थी, अभी भी वो राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही थी। राहुल गांधी के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आगामी 100 साल तक भी परिवार के क्रेडिट से बाहर जा ही नहीं सकती है। यही गुलामी है 100 साल तक, ठाकुर रविंद्र 3047 तक। जो परिवार का आएगा उसी को क्रेडिट देंगे। यही तो कांग्रेस है। ठाकुर रविंद्र सिंह। नहीं, ममता बनर्जी जी की सरकार तो पूरी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। मैं तो कुछ दिनों पहले कलकत्ता में गया भी था और मैं तो ये मानता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी और ट्राइबल समाज के अंतिम छोर के लाभार्थ के लिए जो योजनाएं लागू होनी थी, जैसे पीएम जनमन योजना है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो अंतिम छोर पे ट्राइबल हैं वो लागू नहीं होने देते। विश्वकर्मा योजना है। अब विश्वकर्मा योजना में ओबीसी समाज का जो विश्वकर्मा वर्ग है, 17 जातियां हैं और जिनके हुनर है उनके लिए वो योजना नहीं लागू करते। आयुष्मान तो करते ही नहीं है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स में सबसे आगे रहते हैं। और ये देश का ओबीसी वर्ग ये जानता है कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट के जो भी सूत्र कोर्ट ने दिए थे उसके तो पूरी तरीके से मजाक उड़ाने का काम ममता बनर्जी ने किया। और इसलिए हंसराज अहीर जी की जो रिपोर्ट आई थी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पावर का कैसा आर्बिट्रेरी दुरुपयोग हो सकता है, वो बंगाल की सरकार है। अरुण CNN। सर, ये केरला कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री की जो विजिट है उसको लेकर काफी सारे ट्वीट किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, उस पर वो लोग तो हताशा में है। देश के ये गौरव का क्षण है। न्यूज नेशन विकास चंद्रा। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटकर है। एक तस्वीर आई थी, उसको आपने भी देखा होगा कि कल लालू यादव के सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेके गई, उनके चरणों में पैर में रख दिया गया, फिर बाद में उसे कोने में डाल दिया गया। इसे अपमान को लेकर बड़ा मामला चल रहा है। ये निश्चित रूप से देखिए, लालू जी का राज बिहार की जनता भूली नहीं है। लालू जी के राज में सबसे ज्यादा अन्याय अति पिछड़ों और दलितों पर ही हुआ है और आरजेडी में तो उनसे बड़ा कोई फिलोसफर है ही नहीं। वो खुद ही अपने अहंकार में इतने डूबे हुए। ये तो वो जो दृश्य भी जो है वो यही दिखाता है कि वो उनका अहंकार है। और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा। और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और कोई? जी, अदिति टंडन। submitted the report to the president in 2023 and we had a last question in Lok Sabha
वो सरकार का निर्णय आने पे आपको सूचित किया जाएगा। जी। सृष्टि, कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अभी तक जो जातिगत जनगणना सरकार कराएगी उसके प्रॉपर फंड्स नहीं है, तो बिना फंड्स को कैसे करा सकती है? कांग्रेस की तो बात आपके सबके सामने मैंने बड़े विस्तार के साथ रखी है। ये 165 करोड़ रुपए की वो जवाबदारी कौन देगा? आप पूछिए उनसे। ये तो 165 करोड़ रुपए आपने खर्च किए और फिर कहा कि हमारे को हाईकमान ने मना किया है। तो सरकार आप चला रहे हो, क्या चला रहे हो? मैं आज भी कहता हूं, कांग्रेस को ना जातिगत जनगणना में रुचि थी, ना ओबीसी में रुचि है, ना पिछड़ा वर्ग में रुचि है। उनकी ये कोई सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय ही नहीं है। और मैंने उनके इतिहास को अपनी पत्रकार वार्ता में इसलिए रखा है कि उनकी जो नीति, नीयत, कथनी है और उनकी जो करनी है, दोनों अलग अलग हैं। वो कभी सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। आर्चिस मोहन, तो कर्नाटक वालों ने क्यों नहीं बनाया? उनसे पूछिए। अंतर विरोध तो उनके अंदर ही है, जयराम रमेश के। पवन गौर, एबीपी। सर, लगातार विपक्ष जो है भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता है। इस दौरान जब कई सारे छात्र जो है वो ईरान में फंसे हुए थे, तो सरकार ने संपर्क साधा, उनसे कहा कि हमारे छात्रों को देखो। उसको लेकर ईरान की विदेश मंत्रालय का जवाब आया है कि आप लैंड बॉर्डर से आप जा सकते हैं। उसके बाद किस तरह? सरकार का जो मंत्रालय है वो इस संबंध में जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको उचित रूप से बताएंगे। अनीता चौधरी, सर, क्योंकि आपने कर्नाटक को बेस बनाया है, कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे वहाँ पे किसी न किसी बहाने, चाहे वो टेंडर्स में हो, चाहे वो बाकी चीज़ों में हो, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिमों को घुसाने की कोशिश की, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है काफ़ी क्लियर है। लेकिन बावजूद इसके वो उसको नहीं मानते, एक नया रूल कर्नाटक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या बीजेपी जो है उसको लेकर के कोई मुखर आवाज़? बिल्कुल मुखर आवाज उठाएंगे। हम इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और इस खोखली पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं, जनता में जागरण करेंगे। कुमार राकेश, अंतिम सवाल है। देखिए, जिसकी करने में, काम करने में सत्यता, उसको तो देखा जाए। अब इनकी तो डिमांड थी, हमने आदर्श सर्वे किया है, तो अब इनकी तो कर्नाटक में इनकी पोल ओपन हो रही है। इनकी सारी चीज़ों की पोल ओपन हो रखी है। और हमारा ये मानना है, सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही यही है कि संविधान में दिए गए, संविधान में स्वीकृत जो भी आरक्षण की व्यवस्था है उसको जमीन तक पहुंचाएंगे। और न्यायिक तरीका भी यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को सशक्त करके सहभागिता की जाएगी। जब सभी वर्ग कहते हैं तो हम सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। वर्ग और परिवार में अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज G7 को कौन पूछता है? संजय राउत बोले, कनाडा की संसद में पीएम मोदी का हुआ अपमान। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर सवाल उठाए। दरअसल पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने कनाडा के कनानास्किस पहुंचे हैं। यह एक दशक में उनकी पहली कनाडा यात्रा है। G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ चर्चा ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर राउत ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि आजकल G7 को कौन पूछता है। G7 में पीएम मोदी गए हुए हैं, उन्हें पहले नहीं बुलाया गया था, वह वेटिंग में थे। बाद में उन्हें बुलाया गया, जिसका कनाडा की संसद में विरोध हुआ। कनाडा की कैबिनेट ने भारतीय पीएम को अपमानित किया और हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए, ये देश का अपमान है।
आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट को लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी ने वर्दी में दी अंतिम विदाई। उत्तराखंड में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी पायलट और लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की आज मंगलवार को अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में राजवीर की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के साथ राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए थे। इस दौरान राठौर ने कहा है कि वो बहुत कम उम्र में चले गए। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राजवीर सिंह की पत्नी दीपिका भी खुद सेना में अधिकारी है और वह लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद पद पर तैनात है। पति के अंतिम संस्कार के लिए निकाली गई अंतिम यात्रा में वह अपने वर्दी में नजर आए। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को हाथों में ले रखा था और इस दौरान उनकी आंखें नम थी। राजवीर कुछ महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। केदारनाथ के पास रविवार को निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें राजवीर, पायलट चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम ममता बनर्जी आज खिदिरपुर इलाके के थोक बाजार का किया निरीक्षण। बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी आज खिदिरपुर इलाके के थोक बाजार का निरीक्षण करने पहुंची, जहां आग लगने की गंभीर घटना हुई थी। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि हमने मेयर को निर्देश दिया है कि इस बाजार को वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो। यह पुनर्निर्माण राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बाजार में कितनी दुकानें जली हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें पूरा सर्वेक्षण करना होगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। आग कैसे लगी इसकी जांच भी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार पूरी तत्परता से प्रभावितों की मदद करेगी और बाजार को फिर से सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में हरित जल परिवहन और जहाज मरम्मत के लिए बड़ा कदम। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कहा है कि बिहार के अनुरोध पर पटना को जहाज मरम्मत और इलेक्ट्रिक फेरी तथा जल मेट्रो समेत हरित जल परिवहन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जा रही है। मंत्री ने बताया है कि इस पहल को सफल बनाने के लिए जहाज रानी मंत्रालय और बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स के मुख्य उद्देश्य आवश्यक हस्तक्षेपों का अध्ययन और योजना बनाना होगा। यह योजना किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों का समर्थन करने के साथ साथ बिहार के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर करने के लिए नदी परिभ्रमण को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित होगी। यूपीए कार्यकाल में सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत निर्णय के वजह से और सही कदम के वजह से 5 के बदले 111 तक नेशनल वाटरवेज बनी गई और इनमें से आज 29 हमारे नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल बन चुका है। यूपीए के कार्यकाल में 3000 का लगभग ऑपरेशनल उनकी वाटरवेज थे, लेकिन अब 5500 से अधिक ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज बन चुका है। तो इसलिए जो जलमार्ग में जो विकास हुई है और इस विकास की वजह से आज हर प्रदेश को इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। विशेष रूप से किसान हो, युवा हो, ट्रेडर्स हो, हर वर्गों को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2 अक्का का रोटी इज्जत से निकालने के लिए सबको मौका मिला है। तो ऐसा एक माहौल, जिस माहौल के जरिए अगले दिनों में भारत को मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश के हिसाब से हमें निर्माण करना होगा। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर मंत्रालय के नई कदम उन्होंने अपनाया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
यूपी आम उत्पादन पर मौसम का प्रभाव। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले समेत पूरे मुरादाबाद मंडल में आम की मिठास सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इस बार बदले मौसम और आंधी तूफानों ने आम के उत्पादन पर कुछ असर डाला है। हरजीत सिंह ने कहा है कि मुरादाबाद मंडल में 27,355 हेक्टेयर भूमि पर आम का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन लगभग 4,86,000 मीट्रिक टन होता है। इस बार आंधी तूफान के कारण आम की फसल पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस साल भी उत्पादन करीब करीब समान रहेगा। मुरादाबाद मंडल में 27,355 हेक्टेयर में आम की खेती होती है, जिससे लगभग 4,86,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। इस बार 2-3 बार आंधियां आई हैं, तो उससे उत्पादन पे 19-20 फर्क है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी उत्पादन जो 4,86,000 मीट्रिक टन के आसपास रहने की उम्मीद है। और जहां तक आम की मिठास की बात है, तो इस बार थोड़ा जब आम परिपक्व स्थिति में आया है तब उस समय बारिश कम हुई है, इस वजह से उसकी मिठास में या उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी आम बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया आम पैदा हुआ। कैसी शिकायत नहीं क्या मिठास संबंधी कुछ कहा है लोगों ने कि उसमें मिठास में इस बार थोड़ा सा 19-20 अंतर है कुछ, तो वो थोड़ा सा इसी वजह से है कि बरसात जब उसका पीक समय आया है पकने का, तो उस समय थोड़ी बरसात कम हुई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बरसात कम हुई है, अब आके शुरू हुई है बरसात, तो अब आके आम में मिठास बढ़ जाएगी, अब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक धरती को बचाने की पुकार, मंत्री ईश्वर खंडे। धरती की पुकार को सुनते हुए कर्नाटक ने एक और कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशाल पर्यावरण जागरूकता वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्र और नागरिकों ने भाग लिया है। ईश्वर खंडे ने कहा है कि हमें दुनिया को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, जंगलों को बचाना है। वहीं उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने इस वॉक को हरी झंडी दिखाई है। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार यह और भी खास है क्योंकि इस साल की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाला साहेब के बचाव में उतरे छगन भुजबल। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जोरदार बचाव किया, जिन्होंने दावा किया था कि ठाकरे जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देते हैं। ये बोला कि अपनी यात्रा के दौरान आरोपों का जवाब देते हुए भुजबल ने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की है। उन्होंने हमेशा सभी समुदायों के लोगों को न्याय दिया है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। उन्होंने मुझे मुंबई मनपा का पार्षद के रूप में निर्वाचित होने में मदद की और बाद में मुझे मेयर बनाया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिंदे के कारण बच्चू कडू ने वापस लिया आंदोलन, डिप्टी CM ने किया दावा। कहा, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने किसानों व दिव्यांगों की विविध मांगों को लेकर जारी आंदोलन को 7वें दिन सरकार द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के पश्चात समाप्त किया था। उन्होंने एक 75 वर्षीय महिला तथा एक दिव्यांग कार्यकर्ता के हाथों से नींबू पानी पीकर आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस समय वहां उद्योग मंत्री उदय सावंत भी मौजूद थे। बच्चू कडू ने कैसे अपना आंदोलन वापस लिया, इस बारे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि कुछ दिन पहले मैंने उनसे संपर्क कर मंत्री संजय राठौर को भी कडू से मिलने भेजा गया था, लेकिन उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर हमने सामंत को वहां भेजा और कहा कि यह सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारे लिए माया बाप है और हम उनके साथ खड़े रहना चाहिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा हादसा DM का बयान। यूपी के मथुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अचानक 5 मकानों के ढह जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।
जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल 5 मकान गिर गए, जिसमें दुर्भाग्यवश 3 लोगों की जान चली गई। सभी पीड़ित परिवारों को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा दिया गया और उन्हें अस्थायी रूप से धर्मशाला में ठहराया गया। आगे की सभी सहायता लगातार दी जा रही है। जो लोग इस हादसे में विस्थापित हुए हैं उन्हें डूडा के अंतर्गत वृंदावन में पुनर्वसित किया गया है। देखिए, कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी जिसमें 5 लोगों के घर गिर गए थे और 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। कल ही उनको सबको व्यक्तिगत रूप से खर्चे के लिए पैसा दे दिया गया था, उनको धर्मशाला में रुकवाया गया था और भी सहायता दी जा रही है। क्योंकि उनके घर गिर गए हैं, वो लोग निराश्रित हो गए थे। हमारे पास वृंदावन में आवास थे, जो डूडा के आवास हैं उनमें आवास थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई है। उन 5 लोगों को डूडा में आवास दे दिए गए हैं और भी जो अनुमन्य सहायता उनको दी जाएगी। इससे ज़्यादा जरूरी है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वहाँ खुदाई करके दीवार बनाई जा रही थी उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके विरुद्ध बहुत ही गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है, वो ऐसे काम और भी करता है। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में हमने एक मजिस्ट्रियल जांच भी गठन किया है जो सारे पहलुओं की जांच करेगी। कहीं कोई सरकारी विभागीय अधिकारी तो नहीं लिप्त थे या किसी की सह पे तो नहीं निर्माण किया जा रहा था, या अगर वहां से मिट्टी खनन हो रहा था तो लोगों के संज्ञान में क्यों नहीं आया। इन सारे, चूंकि वो शहर के बीचों बीच में है, ऐसा भी नहीं कि किनारे पर हो, लोगों के निगाह न पड़ती हो। और वहाँ ये भी लिखा हुआ था कि आप सीसीटीवी के जद में हैं, तो वो भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि क्या क्यों घटना हुई है। और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और गंभीर से गंभीर कार्रवाई करेंगे, जिससे लोगों को एक सीख मिले कि इस तरीके की मतलब घटना ना घटित करें, ना कारित करें जिससे किसी की जान जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसा, डीएनए सैंपलिंग से 119 शवों की हुई पहचान। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में मृतकों की डीएनए सैंपलिंग जारी है। अब तक सैंपलिंग के जरिए 119 शवों की पहचान कर ली गई। वही 76 शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। बाकी शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दी। वही एयर इंडिया के विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर मंगलवार को मुंबई लाया गया। सभरवाल के पार्थिव शरीर को एक ताबूत में रखकर विमान में सुबह मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए 1 घंटे तक सभरवाल के घर पर रखा जाएगा और बाद में उनका अंतिम संस्कार चकला विद्युत शवदाह गृह में किया जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति की किस बात से सहमत है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने की मुहिम चला रहे। अब उनकी इसी मास डिपोर्टेशन को बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने भी समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारत को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए, हमारे यहाँ भी अवैध लोग रहते। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एकदम सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, दिल्ली, मुंबई में बड़े पैमाने पर बसाया गया। वही उन्होंने आगे कहा है कि पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोपीय देश अपनी सभ्यता संस्कृति बचा नहीं पा रहे हैं। यह पूरी दुनिया का आंदोलन है। भारत में भी इसी प्रकार के जन आंदोलन को चलाकर देश की महिलाओं, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगों को बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड क्राइम सीन रिक्रिएशन। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज बड़ी कार्रवाई हुई है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। मेघालय पुलिस की टीम आज मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत 3 आरोपियों को लेकर मौके वारदात पर पहुंची, जहां क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया इस मकसद से की गई है ताकि यह साफ हो सके कि घटना किस तरीके से अंजाम दी गई और किस आरोपी की क्या भूमिका थी।
तीनों आरोपियों, जिनमें प्रमुख रूप से सोनम रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है, को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच वारदात के स्थान पर लाया गया। पुलिस ने घटना के समय रेखा हथियार का इस्तेमाल, शव को हटाने की प्रक्रिया और आरोपियों के बयानों का मिलान करने के लिए मौके पर सटीक दृश्य दोहराए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता सिख समाज से माफी मांगे, आपने लगाया करतारपुर साहिब के अपमान का आरोप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर करतारपुर साहिब का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपके वरिष्ठ नेता और विधायक जनरैल सिंह ने कहा है कि लुधियाना पश्चिम सीट पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने भी करतारपुर साहिब को जिस तरह से संबोधित किया, उससे सिख समाज को गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि सिख समाज उनसे माफी की मांग करता है। अब विधायक जनरैल सिंह ने विधायक पुरनदीप साहनी के साथ पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान सीएम रेखा गुप्ता के चुनाव प्रचार का एक वीडियो क्लिप दिखाया और कहा कि इसमें रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में जिस शब्दावली का उपयोग किया है, उसमें साफ साफ अपमान झलकता है। इस शब्दावली से सिख समाज और गुरु नानक साहिब में श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के दिलों को गहरी ठेस पहुंची। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि जनरैल सिंह ने कहा है कि इस पवित्र स्थल का सिखों के दिल में बहुत बड़ा रुतबा है। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी